नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों में श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अब मंत्री बना लिया है। वैसे तो रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनावों के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी को बड़े नेताओं की मौजूदगी में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जब तक उनको मंत्री पद नहीं मिला था तब तक वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अपनी विधायकी से भी इस्तीफा नहीं दिया था। खैर, अब वो मंत्री बन गए हैं और अब उनको विधानसभा में एक बार फिर से चुनकर आना होगा और चुनने के लिए श्योपुर जिले की ही विजयपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, जहां से उन्होंने अभी इस्तीफा देने के बाद वो खाली करेंगे। लेकिन श्योपुर में एक पेच फंस गया है। विजयपुर से सीताराम आदिवासी, जो उनको 2018 में पहले ही चुनाव हरा चुके हैं, 2018 के चुनावों में लगभग 2500 वोटों से सीताराम आदिवासी ने रामनिवास रावत को चुनाव हराया था और सीताराम आदिवासी अब कह रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी से विजयपुर से टिकट मिलना चाहिए और यदि टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब रामनिवास रावत के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वैसे बाबूलाल मेवाड़ा, जो अभी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और जो लगभग 18,000 वोटों से रामनिवास रावत से चुनाव हारे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए पूरी तरह से मामला फंस चुका है। तो सवाल यही है कि अब रामनिवास रावत का क्या होगा? क्या पहले भी कुछ मंत्री जो हैं अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराकर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, फिर दोबारा चुनाव में गए थे और चुनाव में हार गए थे। उनमें से एक इमरती देवी भी थी। इमरती देवी आज कहीं नहीं है। क्या रामनिवास रावत की भी वही स्थिति हो सकती है? क्योंकि सीताराम आदिवासी का दावा है कि आदिवासियों की संख्या विजयपुर में 60,000 के करीब है और वो उनको सपोर्ट करते हैं। और वो ये फैक्ट है कि चूंकि वो आदिवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को एक नॉन आदिवासी के खिलाफ 2018 में उतारा था, तो रामनिवास रावत चुनाव हार गए थे। क्या रामनिवास रावत के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? क्या वो इमरती देवी अगली बन सकते हैं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। क्या लग रहा है सीताराम आदिवासी के स्टेटमेंट के बाद कि क्या रामनिवास रावत के लिए कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती है? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और जो विजयपुर सीट है उसमें इनसे जो हारे हैं जी, और इनको जिन्हें हराया था माने 2018 जी और उसके बाद 2023, तो दोनों ही दावेदार हैं जैसा आपने बताया। और हिसाब यहीं तक नहीं है, हिसाब ये भी है कि मुरैना लोकसभा सीट से जी इनकी वजह से जो कांग्रेस के नीतू सिकरवार हारे हैं जी, वो भी अपना हिसाब किताब रखेंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के ठाकुर जो है हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं, तो इनके लिए तुरंत ही कर भी देते हैं। हाँ, और वो ऐसा नहीं होता कि राइट ऑफ हो जाए बैलेंस शीट पे, ऐसा होता नहीं। तो आप देखना रामनिवास रावत जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये चुनाव। और जो लोग ये सोचते हैं कि 2020 में इस्तीफा देके और मंत्री जो है चुनाव जीत गए थे, 2020 में सरकार बनानी थी, इसलिए बीजेपी ने पूरी दम लगाई थी और जो लड़ रहे थे उन्होंने भी पूरी दम लगाई थी। अभी बीजेपी को जरूरत नहीं थी इनकी रामनिवास रावत जी की। वो तो एक लोकसभा सीट के लिए सारा राजनीतिक प्रपंच हुआ है। इसलिए 2020 की जो स्थिति थी उपचुनाव की, उसमें और विजयपुर उपचुनाव इस बार के बहुत बुनियादी फर्क होगा। अच्छा विनय, मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो 2020 की राजनीतिक स्थिति देश की थी उसमें और 2024 में जो राजनीतिक स्थिति उसमें भी कोई फर्क है? क्योंकि 2020 में अगर आप देखें तो जो सरकार के गिराने के बाद उपचुनाव में गए वहां ज्यादातर लोग जीत गए, सरकार बनी भी। लेकिन अभी आप देखिए उपचुनाव हुआ है, या हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस की जरूरत हुई, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में दोबारा कांग्रेस पार्टी वहां जीत कर आई है। और अभी जयपुर में कुछ ही दिनों बाद चुनाव मंत्री बनाया गया था, उसके बाद वो चुनाव में गए, वो हार गए। और अभी मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में
भारतीय जनता पार्टी चुनाव भले ही जीत गई हो, लेकिन आखिरी 3 राउंड में जीती है। कैसे जीती है, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो है ऑपोजिशन पार्टी लगा रही है। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई फर्क आया है, या वही की वैसी है, या मतलब किसी को भी छोड़ो, कभी भी छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, जीत तो जाएंगे बीजेपी के नाम पे? फर्क है। देखिए, उस दौरान जो है अंक गणित मोदी जी के साथ था जी। देश की राजनीति का सारा गणित मोदी जी के साथ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का गणित बिगड़ चुका है। इस देश की राजनीति जो है वो बदल चुकी है। तो उसका जो है रिफ्लेक्शन अभी जो उपचुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, उसमें आपने देखा है कि बीजेपी से 2 सीटें ही जीत पाई, जिसमें एक मध्य प्रदेश की सीट है। 13 सीटें उन पे शायद चुनाव हुआ। तो वो स्थितियां अलग हैं। और अभी सिर्फ आप जो है 2 नाम जो बता रहे हैं विजयपुर के, उन्हीं में संतोष नहीं है। आप मत भूलिए कि गोपाल भार्गव जी ने क्या कहा रामनिवास रावत जी के आने के बाद, बिश्नोई जी ने क्या कहा, रघुनंदन शर्मा जी ने क्या कहा। दरअसल दरी के नीचे जो दबा दिए गए न कार्यकर्ता, जो दरी बिछाने वाले, तो उनके जो अरमान होते हैं राजनीति में आके, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, वो जो सब दबी हुई हैं, ये कब तक दबी रहेंगी, बीजेपी कब तक दबा पाएगी, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा विनय जी, दरी जो बिछाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस, उनको दबाया जा रहा है। और निश्चित है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को ले जाओगे, हर चौथा मंत्री जो है या हर तीसरा मंत्री जो है कांग्रेस पार्टी से लाया हुआ है। 8 मंत्री अभी कांग्रेस पार्टी से हैं, जो कांग्रेस में किस जमाने में हुआ करते थे। तो उनको तो निश्चित तौर पे मतलब दबाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जीतती तो मध्य प्रदेश में भाजपा ही है। मतलब आप देखिए, पूरे देश में राजनीतिक सीन जो है वो चेंज हुआ हो, परिदृश्य जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 सीटें वो जीत के लाए। किसी जमाने में कमलनाथ का गढ़ माना जाता था छिंदवाड़ा, वहां पे भी उन्होंने कमलनाथ को, उस किले को ढहा दिया। तो यहाँ पे कार्यकर्ता दिखाते जरूर हैं अपना गुस्सा, लेकिन वो एंटी गवर्नमेंट वोटिंग पैटर्न में तो नहीं दिखता है। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 20 साल बीजेपी की सरकार के दौर में और हार गई बीजेपी। विनय, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन हारी भले ही बीजेपी, 40% वोट के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, मतलब अनडेमोक्रेटिक, तो वो था ही तरीका। मतलब उसके लिए तो कोई डाउट किसी के मन में नहीं है कि आपने जो है मंत्रियों से इस्तीफे दिलवाए, विधायकों से इस्तीफे दिलवाए, फिर री इलेक्शन करवाया। वो जो मैंडेट मिला था उसके तो खिलाफ हुई बात। उसके बाद री इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में मान लो जीत गई, लेकिन उसके बाद वाला जो चुनाव था तो 166। हाँ, ये देखो राजनीति में होता है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो 303 मोदी की सीटें जो है, और वो जो है 240 पे आ जाती हैं, तो 63 सीटें एकदम माइनस हो जाती हैं। राजनीति में ये सब होता है। इंदिरा का दौर था, वो इंदिरा इरा बोला जाता था, मोदी इरा। अभी 6 महीने पहले तक, 6 महीने को 4 महीने पहले तक कहते थे मोदी इरा 2047 तक की बातें होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो इसलिए पॉलिटिक्स में ये जो है रातों रात जो है खेल बिगड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी जो खेल रही है अभी, जो रामनिवास रावत को मंत्री बना के, दरअसल देखिए, जो उनके रघुनंदन शर्मा जी ने भी कहा क्या जरूरत थी, गोपाल भार्गव जी ने भी कहा क्या जरूरत थी। असल में बीजेपी क्या चाह रही है कि हम चाहे कुछ हो जाए जीतें, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने 29 में से 29 जीत ली, लेकिन देश में तो मोदी जी ने ये बीजेपी का माइंडसेट किया ना, चाहे कुछ भी हो जाए जीतेंगे हम, सरकार हम ही बनाएंगे, चाहे गिराएं, चाहे इस्तीफा दें, चाहे कुछ करें। लेकिन ये सब कुछ जो था वो 240 पे आ गया, 303। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक दौर होता है जब चीजें आपकी चलती हैं और वही चीजें आपका साथ छोड़ देती हैं। अच्छा विनय, ये बात सिर्फ रामनिवास रावत तक सीमित नहीं है। अमरवाड़ा से भी कांग्रेस के विधायक थे, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए और दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं। और बीना से सपने, वो भी विधायक कांग्रेस पार्टी के, हालांकि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया। तो उन 2 का क्या होगा? ये तो मंत्री चलो बन गए, और मंत्री बनने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि मुश्किल स्थिति है उनके लिए, तो हो सकता है उनकी राह ऐसी हो जाए जैसे इमरती देवी के साथ हुआ। वो भी हो सकता है ना हो, अगर किस्मत अच्छी हो। लेकिन बाकी 2 को तो कुछ मिला ही नहीं। देखिए, और ये जरूरी भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जब सरकार बनी बीजेपी की, तब सांची से जो विधायक मंत्री थे अभी मंत्री नहीं है, प्रभुराम चौधरी जी, है ना। तो अब जबकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वाले उसमें थे, गए थे साथ में, जीते। और 2020 में भी उपचुनाव में 5 मंत्री हारे थे जी।
जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे, इसमें इमरती देवी थी और भी थे 4। जी। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हार नहीं सकते चुनाव, हारेंगे और हार सकते हैं, ये जनता है। अब इन दोनों को अगर बीजेपी मंत्री नहीं बनाती है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अगर जैसे छिंदवाड़ा से जीत के आ गए वो, अभी एक बाई इलेक्शन होना है ना, तो ये जीत के आ भी गए तो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि रामनिवास रावत में और इनमें फर्क है। रामनिवास रावत ने मुरैना सीट बीजेपी को दिलवाई है और ये सब जानते हैं रामनिवास रावत का बहुत बड़ा रोल है बीजेपी का मुरैना में जीतना, इसीलिए शायद उनको रिवॉर्ड मंत्री पद से किया गया। हाँ, तो इसलिए वो रिवॉर्ड दिया गया। दूसरा, सबको मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदमी थे जी। वो तो साथ में गए नहीं थे क्योंकि इनकी राजनीतिक आकांक्षाएं जो है कांग्रेस में पूरी हो रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद इसलिए भी नहीं गए कि हारे हुए की वहां कोई वैल्यू नहीं थी। नहीं, हाँ, वो हो सकता है, उनका स्लीपर सेल के तौर पे ही काम कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये मोटी मतलब ये खुले आम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदमी थे, ये कोई जग जाहिर है। हाँ, ये कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे, तो इसलिए वो देर सवेरे जो होना था वो हो गया। अब बाकी जो 2 हैं, जबकि मंत्रियों के लिए तो अभी जगह है, 2 या 3 सीट स्थान खाली है, लेकिन इनको मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि जो 2 लोग हैं इनके मिलेगा। अच्छा विनय, मैं फाइनल सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल ये जो सब राजनीति हो रही है, इसका इम्पैक्ट, मतलब एक तो हुआ लॉन्ग टर्म की बात, देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन पॉलिटिक्स। आज की डेट में आने वाले जो चुनाव मध्य प्रदेश में, अभी तो एक बार इलेक्शन होना है जो कि श्योपुर वाला है, उसके बाद हो सकता है निर्मला सप्रे वाली बीना वाली सीट पे वो इस्तीफा हुआ तो वहां बाई इलेक्शन होगा, उसके बाद 28 में चुनाव होने हैं। तो 28 अब से लेकर 28 तक अगर बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहे हैं आपको? और जिस तरीके से देश में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, 28 और 29 में कुछ परिवर्तित होते हुए दिख रहा है क्या आपको मध्य प्रदेश में खासकर? हाँ, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मुझे तो दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि देश में जो विपक्ष का जो स्पेस नहीं था, बचा था, या विपक्ष उस स्पेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जो भी कहिए, वो दौर अब चला गया है। अब विपक्ष जो है लोकसभा के अंदर भी दिख रहा है संख्या बल के हिसाब से, सड़क पे भी दिख रहा है। और ये सब चीजें क्या होता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर निरुत्साह का वातावरण हो, निराशा का वातावरण हो, तो राज्य में भी फर्क पड़ता है। अब चूंकि दिल्ली में विपक्ष जो है और खास करके कांग्रेस और राहुल जो है उत्साह से लवरेज हैं, तो उसका फर्क मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ताकतवर हुआ है, तो इसलिए राज्य नेतृत्व जो मनमानियां करता था उस पर भी अंकुश लगेगा। तो कांग्रेस के लिए भी बहुत सारी चीजें आप सुधरते हुए देखेंगे। तो जब कांग्रेस लड़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसका रिवॉर्ड उनको मिलेगा। और बीजेपी की चूंकि नए चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी देखना है कि कैसा परफॉर्म करते हैं। शिवराज जी नहीं है जो जनता के बीच में अलग तरह से जाते थे। तो इन सालों में 2028 तक ये सरकार कैसा परफॉर्म करती है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए और मोहन यादव जी के लिए भी, क्योंकि जो पैरामीटर्स जो है शिवराज जी ने जो स्थापित किए हैं मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में और सरकार में, उनके आगे जाना पड़ेगा मोहन यादव जी को। तो ये चैलेंज है और यही चैलेंज कांग्रेस अगर चाहेगी तो इसी को भुनाने की कोशिश करेगी। तो वैसे तो कहा जाता है कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है। 2028 तो खैर अभी बहुत बहुत दूर है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खासकर मध्य प्रदेश में काम कर रही है और जिस तरीके से अभी रिजल्ट आना शुरू हुए, खासकर छिंदवाड़ा में जो बाई इलेक्शन हुआ वहां पे लास्ट 3 राउंड्स में जो है भारतीय जनता पार्टी जीती और उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह तरीकों पर भी लगाएगा। ऑपोजिशन पार्टी तमाम एलिगेशंस लगा रही है, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के पास समय है। जैसा कि विनय बता रहे थे कि चीफ मिनिस्टर मोहन यादव अभी नए हैं, उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। वो भी समय बताएगा कि वो खुद को प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अभी स्थिति निराशाजनक मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। अभी नीट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत सक्सेसफुल धरना प्रदर्शन भोपाल में किया और जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं खासकर विजयपुर जो कि श्योपुर जिले में, वहां से और बाकी जगहों से, तो कांग्रेस पार्टी यदि फाइट करेगी, संघर्ष करेगी, तो परिणाम उनके अनुकूल भी आ सकते हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।